तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। देखिए आज है 10 अगस्त और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, इसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए कर्नाटक रत्न से अभी हाल ही में पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। पिछले साल हार्ट अटैक से जो है इनका निधन हो गया था। देखिए पिछले साल 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद पुनीत राजकुमार का निधन हो गया था। इनकी आखिरी फिल्म थी जेम्स जो कि इस साल 17 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली थी। तो याद रखिएगा पुनीत राजकुमार जो कि एक जो है फिल्म अभिनेता थे जिनका पिछले साल जो है निधन हो गया था। इनको भी हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अगला है डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा। कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको रट के जाइएगा, एक नंबर आपको ये दिला देगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है गांधीनगर। गांधीनगर जो है गुजरात में है। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित होगा। देखिए पहले ये आयोजन जो है मार्च महीने में होना था, लेकिन जो है कुछ कारणों से इसको टाल दिया गया और इसीलिए ये आयोजन जो है अब खिसक कर अक्टूबर में चला गया है। तो डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन है अब इस साल 18 से 22 अक्टूबर तक जो है गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। देखिए जो आपका डिफेंस एक्सपो यानी कि डेफ एक्सपो 2022 है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक राष्ट्र रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और निर्यात में $5 अरब का आंकड़ा हासिल करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो याद रखिएगा जो आपका डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण होगा ये कहाँ पे आयोजित होगा, गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर तक। और तीसरा प्रश्न की हाल ही में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर किसने इंडिया की उड़ान परियोजना को लॉन्च किया। देखिए इंडिया की उड़ान परियोजना को गूगल ने लॉन्च किया है और गूगल का एक ब्रांच है जिसका नाम है गूगल आर्ट एंड कल्चर। इसके द्वारा भारत की आज़ादी के 75 साल के सफर में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटते हुए एक ऑनलाइन परियोजना इंडिया की उड़ान को शुरू किया गया है, जिसमें समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रण के जरिए देश की कहानी बयां की गई है। याद रखिएगा इंडिया की उड़ान परियोजना को गूगल ने हाल ही में लॉन्च किया है आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर। और अगला कि हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए बिहार में बहुत ही राजनीतिक खेला हुआ है। नीतीश कुमार ने जो है इस्तीफा दे दिया बिहार के मुख्यमंत्री पद से और तुरंत इस्तीफा देने के बाद ही अगले मुख्यमंत्री बनने का जो है इन्होंने प्रस्ताव भी मतलब एक तरीके से दावा भी पेश कर दिया राज्यपाल फागू चौहान के पास। देखिए इस्तीफे के बाद इन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए 160 विधायकों का समर्थन पत्र भी जो है जो बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान इनको सौंप दिया। और देखिए बिहार में टोटल 243 जो है विधानसभा सीटें हैं, ये याद रखिएगा। कितने लोग बिहार से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए बिहार में क्या है कि विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और इसमें से जो है भाजपा के पास कुल 77 विधायक हैं। जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के पास जो है 45 विधायक हैं जिसके नेता नीतीश कुमार हैं। और कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं। CPI-ML के जो है नेतृत्व वाली जो वाम दलों की पार्टी है उनके पास 16 विधायक हैं और राजद के पास 79 सीटें हैं, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जिसके नेता हैं तेजस्वी यादव उनके पास 79 सीटें हैं। तो ये जो है सीटों की संख्या याद रखिएगा और कुल विधानसभा सीट कितनी है 243। तो अब क्या है पहले भाजपा का और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन था, लेकिन अब जो है जनता दल यूनाइटेड का जो है भाजपा के साथ गठबंधन टूट गया है। अब जो जनता दल यूनाइटेड है ये जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है कहाँ पर, बिहार में। और अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ये शपथ ले लेंगे तो ये 8वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के। तो याद रखिएगा बिहार के 8वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कौन, नीतीश कुमार। मतलब खुद ही इस्तीफा देके फिर अगले क्रम के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगला कि कौन सा बैंक नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है। तो देखिए ये बैंक है फेडरल बैंक। याद रखिएगा फेडरल बैंक जो है
ये पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला जो है बैंक बन गया है टैक्स प्लेटफॉर्म पर। और आपको बता दूं केरल स्थित जो आपका ये फेडरल बैंक है ये आयकर विभाग के टीन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना है। और पेमेंट गेटवे एक एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया आसान हो जाती है। आपने देखा होगा जब आप पीडीएफ खरीदते हैं मेरा, तो एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है आपको, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको सीधे जो है एक पेज मिल जाता है। पेज पे जो है पीडीएफ के बारे में डिटेल होती है और एक जो है ऑप्शन होता है क्लिक हियर वाला, ठीक है। उस पर जब क्लिक करते हैं तो आप सीधे पेमेंट गेटवे पे चले जाते हैं और वहाँ पे आप जो है 25 रुपये पेमेंट करके मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये होता है पेमेंट गेटवे। आप इससे परिचित हैं लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से जो है इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो आज सबका क्लियर हो गया पेमेंट गेटवे होता क्या। तो देखिए ये बैंक है फेडरल बैंक जो कि केरल में स्थित है। और केरल स्थित फेडरल बैंक आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए पेमेंट गेटवे होता क्या है, ये एक एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया आसान हो जाती है। आपने देखा होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ ईयरली करंट अफेयर और हाफ ईयरली करंट अफेयर का, तो आप क्या करते होंगे उस लिंक पर क्लिक करते होंगे, ब्लू कलर का जो लिंक दिखता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते होंगे तो आपको वेबसाइट की पेज खुल जाती होगी, उसमें जो है पीडीएफ के बारे में डिटेल मिलती होगी और नीचे एक लिंक मिलता होगा क्लिक हियर टू डाउनलोड। जब आप क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पेज खुल के मिलता है पेमेंट वाला, ठीक है। तो उसी को पेमेंट गेटवे कहते हैं। वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पे 55 रुपये पेमेंट करके आप हाफ ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये होता है पेमेंट गेटवे का काम, इसको आप आसानी से समझ चुके हैं। देखिए जो आपका टैक्स इंडेक्स नंबर यानी कि टिन 2.0 मंच है इस साल 1 जुलाई से शुरू हुआ था और ये पेमेंट गेटवे के जरिए करदाताओं को एक और भुगतान विकल्प प्रदान करता है जिससे वे क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने एक्स स्काईलाइट नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया। तो देखिए जो भारतीय थल सेना है, ठीक है, इसने अभी हाल ही में जो है एक्स स्काईलाइट नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया था। और भारतीय थल सेना के साथ इसमें जो है इसरो और अंतरिक्ष और जमीनी क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार जितनी भी एजेंसियां भारत में सबने जो है पार्टिसिपेट किया था यानी कि भाग लिया था इस एक्स स्काईलाइट नाम के अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास में। देखिए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी विरोधी के हमले की स्थिति में अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना था। देखिए भारतीय सेना का एक टारगेट है कि 2025 तक जो है अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपनी मल्टी बैंड समर्पित उपग्रह रखने की तैयारी भारत कर रहा है, मतलब भारतीय सेना कर रही है। और देखिए सेना का जो समर्पित GSAT-7B उपग्रह है ये अपनी तरह का पहला स्वदेशी मल्टी बैंड उपग्रह है जिसे उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ डिजाइन किया गया है। ये जमीनी स्तर पर तैनात सैनिकों, दूर से संचालित विमान, वायु रक्षा हथियारों और अन्य मिशन क्रिटिकल और फायर सपोर्ट प्लेटफॉर्म के लिए सामरिक संचार आवश्यकताओं का समर्थन करेगा। देखिए जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और अंतरिक्ष और जमीनी क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियां हैं, इन सभी ने मिलकर भारतीय थल सेना के साथ इस अभ्यास में यानी कि इसका नाम है एक्स स्काईलाइट नाम का जो अखिल भारतीय उपग्रह अभ्यास है इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी पूछता है कि कौन कौन जो है किस अभ्यास में पार्टिसिपेट किया था। और सातवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है। तो देखिए जो गोवा की सरकार है ये उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये लागू करने जा रही है। और जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने वैली में इसकी घोषणा की थी। देखिए जो गोवा में कॉलेज होंगे, कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के NEP का क्रियान्वयन जो है ये शुरू हो चुका है। और अगले शैक्षणिक वर्ष से गोवा के उच्च शिक्षा संस्थानों में जो पाठ्यक्रम है इसका 100% NEP के साथ जो है ऑनलाइन होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है गोवा। आठवां प्रश्न की वंदे भारत ट्रेन की रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो टाटा स्टील है ये किस वर्ष तक कुल 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो देखिए टाटा स्टील जो है ये वंदे भारत ट्रेन की रिसर्च और डेवलपमेंट पर 2026 तक कुल 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
देखिए टाटा स्टील को एक ऑर्डर मिला है। टाटा स्टील के कंपोजिट सेक्शन को वंदे भारत एक्सप्रेस की जो 22 ट्रेनें होंगी उनके लिए जो आपकी सीटें हैं उपलब्ध कराने का ऑर्डर मिला है। और एक खास बात और है, देखिए जो ये सीटें होंगी इनका ऑर्डर मूल्य होगा 145 करोड़ रुपए, यानी कि टाटा स्टील कुल 145 करोड़ रुपए की जो है सीटें बनाएगी। ये सीटें बहुत कंफर्टेबल होंगी, 180 डिग्री तक जो है ये सीटें घूम सकती हैं। और इन सीटों को फाइबर री इन्फोर्स्ड पॉलीमर से बनाया जाएगा, बहुत ही मजबूत होंगी, टिकाऊ होंगी। और आपको बता दूं इसके अलावा ये ऑर्डर तो मिला है, लेकिन टाटा ने अपना खुद एक लक्ष्य रखा है। जो टाटा स्टील है टाटा की, ये 2030 तक जो है वैश्विक इस्पात उद्योग में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी फर्मों में शामिल होने का भी जो है इसने लक्ष्य बनाया है। यानी कि टाटा जो है ये दुनिया की जो 5 सबसे बेस्ट टाटा स्टील कंपनी है, मतलब स्टील कंपनी है, उसमें ये शामिल होना चाहती है। वैसे भी टाटा का लोहा बहुत ही मजबूत होता है, आप जानते ही हैं, बहुत पुराने समय से जो है टाटा फेमस है। और टाटा का जो सरिया है जो मकानों में यूज़ होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है, फिर भी लोग खरीदते हैं। एक विश्वास बना हुआ है कि हाँ टाटा है तो मजबूत होगा ही। तो याद रखिएगा जो वंदे भारत ट्रेन है इसके रिसर्च और डेवलपमेंट पर टाटा स्टील 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी 2026 तक। और इसको जो है कुल 145 करोड़ रुपए के जो है जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी 22 ट्रेनें, उनकी सीटें जो है उपलब्ध कराने का भी ऑर्डर मिला है। अगला है कि कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए कोलंबिया एक देश है जहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं गुस्तावो पेट्रो। यहाँ पे फोटो इनकी दिख रही है। देखिए खास बात ये कि जो आपकी गुस्तावो पेट्रो हैं ये जो है कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति यानी कि कम्युनिस्ट नेता है जो कि राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बनने क्या जा रहे हैं, ये बन चुके हैं अब तक, ठीक है, शपथ भी ले चुके हैं कल। देखिए कोलंबिया के M19 गुरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य रह चुके हैं गुस्तावो पेट्रो। और इन्होंने कंजर्वेटिव दलों को हराकर जून महीने में जो है राष्ट्रपति पद का जो है चुनाव जीता था। और अभी हाल ही में इन्होंने शपथ भी ले ली। इस प्रकार ये पूर्ण रूप से कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए गुस्तावो पेट्रो। और देखिए कोलंबिया जो है इसकी राजधानी क्या है, बोगोटा। और मुद्रा यहाँ की है कोलंबियाई पेसो। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस देश की एम्मा मैकॉन ने जो है अकेले 56 देशों से ज़्यादा मेडल जीते हैं। देखिए कल मैंने जो है कॉमनवेल्थ गेम का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था, इसलिए कल का वीडियो कुल 30 मिनट से ज़्यादा का था, ठीक है। उसमें कॉमनवेल्थ के एक एक पॉइंट पर हमने डिस्कस कर लिया था, भारत के किस खिलाड़ी ने कितने पदक जीते और कुल कितने पदक भारत ने जीते, भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया, पदक तालिका में जो है टॉप 10 कंट्रीज कौन थी और कौन पहले स्थान पर था। सारी चीज़ों को हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका कॉमनवेल्थ से एक भी प्रश्न ना छूटे। बाकी एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको मैं आज कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये प्रश्न था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस देश की जो एम्मा मैकॉन है इन्होंने जो है 56 देशों से ज़्यादा मेडल जीते। तो देखिए ये जो आपकी एम्मा मैकॉन है ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। कितने पदक इन्होंने जीते थे ये भी जान लेते हैं। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया की 28 वर्षीय तैराक है यानी कि स्विमर हैं एम्मा मैकॉन, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि इन्होंने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 56 देशों क्षेत्रों से अधिक पदक जीते हैं। और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में तैराकी में विभिन्न स्पर्धाओं में एक कांस्य पदक, एक रजत पदक और 6 स्वर्ण पदक जीते, यानी कि कुल टोटल कितने पदक जीत लिए, 8 पदक जीते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने 8 पदक भी नहीं जीते। तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो टोटल 8 पदक अकेले किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैकॉन ने। और इस प्रकार 56 देशों से ज़्यादा मेडल इन्होंने जीत लिए। और देखिए राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जाते जाते, मतलब इसको अलविदा कहते कहते एक प्रश्न में और चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम है ये 28 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था, 8 अगस्त को ये समाप्त हो गया है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में, इसलिए इसका नाम बर्मिंघम 2022 भी रख दिया गया। और इसमें दुनिया भर के 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा दुनिया भर के कितने, 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अपना भारत भी शामिल था। और एक बार फिर से बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कितने पदक जीते। इसका आंसर जिसने दे दिया समझ लो उसका सिलेक्शन इस बार पक्का है। और एक चीज़ और है यार, देखो आप लोग सिलेक्शन हो जैसा बताते नहीं हो, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मुझे फ़ोन कर दिया करो। मेरा नंबर है 902695
0711 इस पे आप व्हाट्सएप कर दिया करो, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सिलेक्शन होने के 3 महीने बाद बताते हैं, सर मेरा यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया, सर मेरा फलां जगह पे सिलेक्शन हो गया। खुशी तो होती है लेकिन थोड़ा सा खुशी धीमा हो जाता है। जैसे रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है उसी दिन आप मुझे बता दिया कीजिए। तो अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि महिला मुक्केबाज नीतू घनघास ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता है, बताइए। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निकाहत जरीन ने कौन सा पदक जीता, बताइए, और किस खेल में जीता। देखिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था लेकिन किस खेल में जीता, बताइए। अगला कि हाल ही में किसी ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है, बताइए। अगला कि हाल ही में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए मिशन वात्सल योजना को लागू किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखकर हमने का पहला प्रश्न था कि कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो देखिए राज्य है आंध्र प्रदेश। दूसरा था कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ताजा सूची में भारतीय जीवन बीमा निगम किस स्थान पर है, तो देखिए एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है 98वें स्थान पर है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ताजा सूची में। तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुल 2300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 6 नेशनल हाईवे की सौगात दी, तो देखिए राज्य है मध्य प्रदेश। और चौथा था हाल ही में किस देश ने अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्यवास किया, तो देखिए ये सैन्यवास चीन के द्वारा किया गया था। पांचवा था कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ पर आयोजित होगा, तो देखिए इसका जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप अर्धवार्षिकांक वार्षिकांक और विभिन्न पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे क्लिक करके इन सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आगामी परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।